जिसमें कि सामान्य अध्ययन होते हैं, उसका एपिसोड नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज 9 AM से डिस्कस किया जाता है। अभी तक आपका इसमें 2 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू लाइव सेशन और न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप लाइव सेशन में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका जो हमारे स्टडी मटेरियल है, जिसमें कि आपको जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए संपूर्ण स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं टॉपिक वाइज आपके न्यू सिलेबस के आधार पर। उसके लिए आप ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, सारे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऑनलाइन स्टोर से, वहां से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें कि आपका आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय बैंकों के द्वारा बेसल मापदंडों में से कौन से मापदंड का पालन करती है? ऑप्शन है आपका बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले BIS को जानना होगा, उसके बाद आपको बेसल समिति के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। BIS एक अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अंतरराष्ट्रीय एक वित्तीय संस्था है जो भी अंतरराष्ट्रीय मामलों के बैंक संबंधित मामले होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको सेटलमेंट करती है, मतलब उनके लिए गाइडलाइंस जारी करती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार करती है। अब ये BIS का स्थापना कब हुआ? तो BIS जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका स्थापना 1930 में किया गया था और इसमें जितने भी बहुत सारे देशों के वहां के जो केंद्रीय बैंक हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह पूरे देश के 60 केंद्रीय बैंक स्वामित्व इनके पास है। साथ ही दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व और तथा कुल वैश्विक GDP में इनकी जो हिस्सेदारी है वो 95% है। अब यही BIS के द्वारा एक समिति बनाया गया 1974 में। BIS के द्वारा एक समिति बनाया गया 1974 में, जिसे नाम दिया गया BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंक सर्वे, बैंक सर्वेक्षण पर बेसल समिति। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंतर्गत एक समिति है जो वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक को, जिसे हम लोग शॉर्ट में GSIBS में बेसल 3 नियमों को लागू करने की स्थिति पर नजर रखती है। इस समिति का मुख्य कार्य बैंकों में पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर सुधारना है। तो ये जो BCBS है, BIS का ही एक समिति है जो बनाया गया है, और जो बेसल 3 के जो गाइडलाइंस है, नियम है, उनके द्वारा पालन किया जा रहा है विभिन्न देशों के द्वारा या नहीं, उनको गुणवत्ता को भी सुधारने का काम इस समिति के द्वारा किया जाता है। अब जो यहां पर BIS का बात करते हैं, तो क्या बेसल 3 से भी पहले कोई और नियम आए थे? तो हाँ, एक्चुअली इसमें 2 नियम पहले भी आ चुके थे। बेसल 1 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत ने इसे 1999 में अपनाया था। बेसल 2 2004 में प्रकाशित हुआ था। बेसल 3 आपका 2010 में प्रकाशित हुआ। बेसल 3 जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो 2008 में जो वित्तीय संकट था उनके जवाब में पेश किए गए थे। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में भारत जो बेसल का फॉलो कर रहा है, बेसल नॉर्म्स को, वो बेसल 2 है, जिसके मापदंड है या फिर जो उनके द्वारा नॉर्म्स बनाए गए हैं बेसल 2 में, उन्हीं के मापदंडों को फॉलो करती है। जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 1 में कि वर्तमान में भारतीय बैंक को, चूंकि भारत में फॉलो करता है, मतलब कि RBI के गाइडलाइंस के तहत ये जारी किया जाता है और बैंकों को भी उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका B होगा, बेसल 2। प्रश्न संख्या 2 है आपका, वैसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति को वर्ष के केवल कुछ ही महीनों में काम मिलता है, ऐसी बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन है आपका अल्प बेरोजगारी, B ऑप्शन है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, C ऑप्शन है आपका मौसमी बेरोजगारी और D है आपका चक्रीय बेरोजगारी। संबंधित तथ्य देखते हैं। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी वह अवस्था होती है जहां पर लोग
काम करने के लिए इच्छुक भी हैं और साथ ही उनमें उस तरह का कौशल भी है, काम करने के लिए वो तत्परता भी है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उस अवस्था को बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। भारत में विभिन्न जो कार्यों के आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर बेरोजगारी को विभिन्न भागों में बांटा गया है। कुछ जो महत्वपूर्ण जो बेरोजगारी के प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बदलाव के चेंजेस की वजह से जो बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वह अवस्था होती है जिसमें कि व्यक्ति जितना काम करना चाहता है, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 आवर्स काम कर सकते हैं, लेकिन आपको काम उतना नहीं मिलता है, 2 आवर 3 आवर्स काम मिलते हैं, जैसे कि फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम सिर्फ आपको काम मिलता है, तो ये अल्प बेरोजगारी होता है। पूर्ण बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी आप सीधा सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि व्यक्ति काम करने को इच्छुक है और उसमें उस तरह का योग्यता भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे हम लोग पूर्ण बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के जो इनकम होता है उस पर निर्भर होता है। मौसमी बेरोजगारी होता है नेक्स्ट। मौसमी बेरोजगारी में व्यक्ति काम करता है, लेकिन वो वर्ष में, जैसे कि आपको वर्ष के केवल कुछ ही महीनों में उसे काम मिलता है, तो उसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। मौसमी बेरोजगारी का बेस्ट एग्जांपल है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में आपको पता होगा जब फसलों की बुआई होती है उसी समय काम मिलता है, और उसके बाद जब फसलों की कटाई होती है तो उसी समय अधिक लोगों को, ऐसा नहीं कि बीच में काम नहीं मिलता है, लेकिन काम मिलता है तो छोटे मोटे 2-4 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक लोगों को काम 2 ही जगह मिलता है, बुआई करते वक्त और कटाई करते वक्त अधिक लोग, बाकी शेष दिनों वो बेकार रहते हैं, तो ऐसे मौसमी बेरोजगारी होता है। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं, आर्थिक तेजी होती है, मंदी होती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य व्यवस्था है आपका चक्रीय बेरोजगारी। आर्थिक तेजी की अवस्था में रोजगार क्या हो जाता है, संभावनाएं वहां बढ़ जाती है, जैसे कि आप जो भी डेवलप्ड कंट्री देख रहे हैं, विकास जो विकसित देश हैं, वहां पर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि यूएसए वगैरह, तो वहां पर ये चक्रीय बेरोजगारी ज्यादातर दिखती है। वहां पर कभी कभी मंदी आ जाती है तो बेरोजगारी पूरा इतने ज्यादा हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वही आर्थिक स्थिति जब सही होता है तो वहां पर देख सकते हैं कि रोजगार अच्छे से मिला हुआ रहता है सारे लोगों को। अब जो प्रश्न पूछा गया था, वैसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति को वर्ष के केवल कुछ ही महीनों में काम मिलता है, ऐसी बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अभी हमने इसमें एक्सप्लेन किया था। इसका बेस्ट एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, कृषि क्षेत्र। यहां पर जैसे कि फसल की कटाई और जब बुआई होती है उसी समय लोगों को, अधिक लोगों को काम मिलता है, और जब बाकी दिनों वो क्या करते हैं, वो बेकार बैठे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अल्प बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में लोग कंफ्यूज करते हैं, तो अल्प बेरोजगारी को आपको बता दें तो अल्प बेरोजगारी में जैसे कि आप दिन भर में जितने घंटे आप काम करना चाहते हैं, लेकिन उतना घंटा आपको काम नहीं मिलता। आपको कैपेसिटी है कि आप 10 आवर्स काम कर सकते हैं, 10 घंटे, लेकिन आपको 2 घंटे 3 घंटे का ही काम मिलता है, तो इसीलिए इस अवस्था को अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े किस सरकारी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, दूसरा है आपका नीति आयोग, तीसरा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, और चौथा है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। संबंधित तथ्य देखते हैं। भारत में जो बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किया जाता है, इन्हें एकत्रित करते हैं, जैसे कि किस क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी, जितने भी लोग हैं भारत के, उनके लिए आंकड़े एकत्रित करने का काम NSSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श या फिर नमूना भी कभी कभी इसके लिए जगह यूज करते हैं, सर्वेक्षण संस्थान, इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो NSSO है उसका स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1950 में किया गया था, और ये भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय, स्टैटिस्टिकल जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन एक संगठन है। अब इसका जो नाम है आपका
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। मतलब कि पहले आपका NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था, अब इसका जो नाम हो गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा डी होगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अगर कभी कभी आपका इसके जगह जो ऑप्शन था आपका NSSO जगह आपका जो पहले का नाम आता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो भी इसी को ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे हम लोग शॉर्ट में मनरेगा के नाम से जानते हैं, के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी सदस्य जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों के लिए 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। लाभार्थियों में कम से कम कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? ऑप्शन है आपका 25, 20, 33 या फिर 30%। संबंधित तथ्य देखते हैं। मनरेगा जो कि आज के डेट में एक कानून है, 2005 में ये जो आया था आपका, और ये एक तरह से विधेयक के रूप में एक बिल पारित किया गया था और एक कानून के तौर पर पूरे देश में लागू हुआ था, जो कि आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है। और ये 2005 जो ये गारंटी अधिनियम है आपका सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कानून में क्या नियम बनाया गया है। यह किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी व्यक्ति सदस्य जो भी काम करने के लिए इच्छुक हैं या फिर जो व्यस्त हो चुके हैं, जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हैं, उन्हें 100 दिन को रोजगारी के लिए गारंटी प्रदान करता है मनरेगा कानून। और इसमें भी लाभार्थियों में यह नियम बनाया गया है कि इसमें कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। प्रश्न यही पूछा गया था कि जो ये परिवार के सदस्यों को जो रोजगार दिया जाता है अकुशल श्रम के लिए 100 दिनों का, उसमें महिलाओं की संख्या मतलब प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 33%। प्रश्न संख्या 5 है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके जरिए जनता को पोषण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यह अध्यादेश कानून के रूप में पूरे देश में कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपका 2015, 2012, 2014 या फिर 2013। आप सब ने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, जिसे हम लोग एक अधिनियम के तहत जानते हैं। ये एक्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी जिसके जरिए जनता को जो पोषण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम को लाया गया था। इसमें जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक को लाया गया था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसके तहत जो पहल की गई थी उसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। इसमें गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा, 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई थी। इस कानून के तहत ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिल सके, मतलब कि अनिवार्य ही हो। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने के लिए अब इसके बाद भी एक पहल की गई। 2013 में ये कानून बनाया गया तो उसमें तो ये अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग वंचित हो जाते थे। तो इसके लिए 2015 जनवरी 2015 में एक नया और पहल किया गया। अगर किसी कारणवश खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो आपको उसके लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा, मतलब कि उसके बदले पेमेंट किया जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है तो। और ये जनवरी 2015 से लागू हुआ। और समाज के अति निधन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो के हिसाब से चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाएगा। और यह पूरे लागू होने से करीब देश के करीब 81 करोड़ 34 लाख लोगों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 5 में, वो था आपका कि ये
कानून जो है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कब से लागू हुआ है? तो ये आपका 2013 से पूरे देश में लागू हो गया है। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है? ऑप्शन है आपका 45 करोड़, 75 करोड़, 40 करोड़ या फिर 81 करोड़। अभी हमने डिटेल में इसके बारे में स्टडी किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह अध्यादेश के तहत, यह अधिनियम के तहत जो भी निर्धन परिवार है जिसमें कि उन्हें चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाता है बहुत ही कम दामों पर, और यह जो कानून बनने के बाद पूरे देश में करीब इससे 81 करोड़ 34 लाख लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। प्रश्न पूछा गया था कि कितने करोड़ लोगों को एस्टिमेट, एक तरह से लक्ष्य रखा गया है, तो करीब आप यहां पर देख सकते हैं 81 करोड़। पॉइंट में भी है आपका, अगर पॉइंट में आता है तो 3-4 इसे ऐड कर लीजिएगा। अभी यहां पर पॉइंट में नहीं है इसीलिए हम लोग इसे टिक करेंगे 81 करोड़। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगर किसी कारणवश खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उनके लिए खाद्यान्न सुरक्षा भत्ते का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यह प्रावधान कब से लागू किया गया? ऑप्शन है आपका जनवरी 2015, जनवरी 2014 और जनवरी 2016 और लास्ट है आपका जनवरी 2018। क्वेश्चंस को अच्छे से, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। इसमें यह पूछा जा रहा है जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से लागू हुआ, अब इसके तहत गरीब परिवार को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना है जिसमें कि गेहूं, चावल और मोटे अनाज बहुत ही कम दामों पर। अब तो बहुत सारे और भी बेनिफिट इसमें ऐड हो गए हैं और कोविड-19 आने से और भी चीजें इसमें बेनिफिट मिल रहा है। वो तो सरकार पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या प्रावधान और ऐड करना चाहती है, क्या क्या बेनिफिट देना चाहती है। इसमें एक नया प्रावधान ये ऐड हुआ था कि अगर किसी कारणवश उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो खाद्य सुरक्षा भत्ता उन्हें दिया जाएगा। तो ये भत्ता जो आपका है उसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है कि वो प्रावधान कब से लागू किया गया, कब या क्या ये एक्ट आया था उसी समय से लागू था या कि उसके बाद आया? तो इसे समझते हैं। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, बीच में एक जगह आया भी था, अगर आपने सुना होगा तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए किलो आपका गेहूं तथा 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, मतलब कि कंपलसरी है। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 से लागू किया गया है। क्लियर है? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये राइट आंसर 7 का ए होगा, जनवरी 2015 से ये लागू है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई थी। भारतीय खाद्य निगम एक, ऑप्शन है आपका गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, चैरिटेबल संस्थान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। FCI के बारे में समझते हैं। FCI भारतीय खाद्य निगम एक संस्था है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये संगठन बनाया गया है। इस मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का ये एक आपका उपक्रम है। FCI एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में स्थापित किया गया था। यह अधिनियम आया था भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964। इसी अधिनियम के आधार पर 1965 में FCI जो कि एक संवैधानिक निकाय है उसकी स्थापना की गई थी। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी। प्रश्न जो पूछा गया था प्रश्न संख्या 8 में कि FCI किस तरह का निकाय है, गैर संवैधानिक, संवैधानिक, चैरिटेबल, तो इसका राइट आंसर बी होगा। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के तहत जो 1964 में ये एक्ट आया था उसके आधार पर 1965 में इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला, वर्ष 1955 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। दूसरा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अब ये दो कथन दिए हुए, इसमें से फाइंड आउट करना है आपको कि सही कथन कौन सा है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। संबंधित तथ्य देखते हैं। आरबीआई जो कि एक भारत का वर्तमान में एक केंद्रीय बैंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूशन, शीर्ष संस्था, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना करने के लिए जो रिकमेंडेशन किया गया था, मतलब कि सिफारिश किया गया था, ब्रिटिश काल में 1920 में एक गठित किया गया था कमीशन, जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। 1920 में एक गठित किया गया था हिल्टन यंग कमीशन। उसी के द्वारा यह सिफारिश किया गया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए, और इसी के आधार पर 1934 में 34 का एक एक्ट आया, जो कि एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति भी बनी थी। जब यह रिपोर्ट दिया गया हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, तो एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई इसके सिफारिश पर, कि जैसे कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना किया जाए, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। अब यही समिति ने जो आरबीआई एक्ट के लिए फिर उसके लिए नियम बनाए, प्रावधान बनाए, और उसके आधार पर यह एक्ट बना, और उसी के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। अब यहां पर शुरुआती में जो आरबीआई था उसका कोलकाता में हेडक्वार्टर था। 1937 में उसे ट्रांसफर करके मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया, और वर्तमान में जो केंद्रीय कार्यालय है या फिर मुख्यालय है आरबीआई का, वो मुंबई में ही स्थित है। अब बात करते हैं, जब आरबीआई का स्थापना हुआ था, एक निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पर इसका स्थापना हुआ था, निजी स्वामित्व के आधार पर। भारत जब आजाद हुआ तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपने नियंत्रण क्षेत्र में लेना, उस पर अपना संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन, शीर्ष संस्था का दर्जा दिया गया 1949 में। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 में था पहला स्टेटमेंट की 1955 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण, जो कि बिल्कुल गलत है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है आपका, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो पूछा गया था कि सही कथन कौन सा है, तो केवल 2 कथन सही है, इसलिए राइट आंसर यहां पर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 10 है आज के अंतिम प्रश्न। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनपीए के नाम से जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसका लौटना संदिग्ध हो, डाउटफुल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है आपका, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां एनपीएस का बढ़ना वाणिज्यिक बैंकों, कॉमर्शियल बैंकों के लिए अच्छा संकेतक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको बताना है। संबंधित तथ्य सबसे पहले डिस्कस करते हैं। गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये वैसे प्रॉपर्टी या फिर वैसे एसेट्स को बोला जाता है जब एक बैंक, मान लीजिए एक बैंक है ए लिमिटेड, अब इसके द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को लोन दिया जाता है, ग्राहकों को लोन दिया जाता है, तो उसके लिए नियम भी फिक्स किया जाता है कि वो भी अपना जो इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया जाता है टोटल, तो बैंक इस पर ब्याज लेगी और साथ ही ब्याज के साथ जो पूरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसे भी पे करना होता है।
मान लीजिए मंथली ग्राहक बोलता है कि हम आपको 2000 रुपए जो 10 लाख रुपए है उसमें से आपको पे करेंगे जो मूलधन है, और बाकी आपका ब्याज भी दिया जाएगा। लेकिन ग्राहक क्या करता है कि इसका पेमेंट नहीं करता है। मान लीजिए मंथली ये फिक्स किया गया था, लेकिन 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, उसके बाद ये लैप्स होते जा रहा है। न इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है वो पे किया जा रहा है और न ही ब्याज का अमाउंट पे किया जा रहा है। तो वैसे स्थिति में इसे एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। एनपीए का सीधा मतलब है कि बैड लोन्स, मतलब कि जो बैंक के द्वारा लोन दिया गया वो रिकवर नहीं हो रहा है, उसी को एनपीए नाम दिया जाता है। एनपीए बहुत एक लगता है कि एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सा, जब बैंक लोन प्रोवाइड करती है अपने ग्राहकों को, लेकिन एक सर्टेन डेट के बाद, ये सर्टेन डेट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, एक निश्चित समय के बाद अगर वो रिटर्न ना मिले, या फिर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है या फिर इंटरेस्ट जो ब्याज है वो ना मिले, तो वैसे जो लोन होते हैं उसे एनपीए के नाम से जाना जाता है। ये सर्टेन डेट कितना है, तो आरबीआई अभी वर्तमान में इसे 19 डेज फिक्स की हुई है। अगर बैंक को 19 डेज तक जो लोन दिया गया है उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ब्याज नहीं मिल रहा है, या फिर उसका इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहा है, तो एनपीए वो बन जाता है। और किसी भी बैंक के लिए एनपीए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है, आप यहां पर देख सकते हैं कि बैंक लोन दे रही है लेकिन लोन रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो बैंक के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। बैंक उससे घाटे में चलेगी, वो ऐसी स्थिति में आ सकती है कि उसे बंद करना पड़ सकता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा ही है आज के डेट में, खासकर जैसे बेरोजगारी है, उसमें एक एनपीए भी शामिल होता है हर बैंक का। जैसे कि आपको हाल ही में पता होगा, 2 नाम, विजय माल्या और नीरव मोदी, करीब 22,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिए लेकिन चुकाया नहीं और देश छोड़ के भाग चुके हैं। ये तो 2 एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको यहां पर बताया गया। ऐसे करीब लाखों करोड़ रुपए हैं जो बैंक ने लोन दिया है लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए बहुत सारे आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, नियम भी सरकार समय समय पर बना रही है, फिर भी लेकिन ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि प्रश्न संख्या 10, तो गैर निष्पादनकारी संपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन थे आपका, इसमें से बताना कि कौन सा सही है। तो गैर निष्पादन परिसंपत्तियां से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिनका लौटना संदिग्ध है, मतलब कि डाउटफुल है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब कि वैसा लोन जो रिकवर होने का चांसेस नहीं है उसे हम लोग एनपीए के नाम से जानते हैं। एनपीए का बढ़ना वाणिज्यिक बैंकों के लिए अच्छा संकेतक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बहुत ही बुरा संकेतक है, बहुत ही खराब स्थिति है। इसीलिए यहां पर पॉइंट नंबर 2 गलत है, सिर्फ 1 सही है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ए होगा। तो इस तरह से आज हमने आपके साथ 10 एमसीक्यूज डिस्कस किया है, जिसमें कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है। ये क्वेश्चंस को सिर्फ 10 ही आपको कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए हम इसमें हर फैक्ट को डिस्कस करते हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए अगर आपको फैक्ट याद है तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। और ये हर एक एग्जाम में आपके लिए उपयोगी होगा, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर अदर जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके लिए उपयोगी होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगता है, इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे हैं, तो उसके बारे में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर करें, कमेंट करें, और साथ ही एक लाइक जरूर करें, और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इन्हें शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए highest.pcs लिखकर इस नंबर पर मैसेज करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।